नाम प्रमाणिक। आज आप लोगों को सोशल साइंस के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसमें रशियन रेवोल्यूशन का जो पार्ट है, जो रूस में जो क्रांति हुई, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे टू द पॉइंट। ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन होने से पहले यूरोप में समाजवाद का गठन हुआ। कैसे कैसे लिबरल्स आए, रेडिकल्स आए, कंजर्वेटिव्स आए, और इन लोगों का समाज के प्रति किस तरह का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना। इसके बाद इंडस्ट्रियल चेंज हुआ। इंडस्ट्री जब आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ तो कुछ सोशल चेंजेस आए, सोसाइटी जो है ग्रुप्स में बंटने लगा। ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में समाजवाद फैलता गया, बढ़ता गया। ठीक है ना। इसके बाद जो सोशलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था, इसको सोसाइटी जो यूरोप का जो सोसाइटी था, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी था। ठीक है ना। सभी लोगों ने इसको सपोर्ट किया और इसको, क्योंकि ये सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो राष्ट्रवाद के प्रति था, लोगों के हित में था, और उस समय जो निरंकुश शासन थी उसके विरोध में था, जिससे जो किसान लोग उस समय सप्रेस किए जाते थे। ठीक है ना। तो उसके विरोध में ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना। तो बहुत से लोगों ने, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी के लोगों ने इसको सपोर्ट किया। आज हम चर्चा करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो रशिया में रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो रशियन रिवॉल्यूशन, ये बात है आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 का। ठीक है ना। जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है। तो सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। इस समय रशिया में जो सोशलिस्ट जो थे, ठीक है ना, इन्होंने कब्जा कर लिया था वहां के गवर्नमेंट में। ठीक है ना। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में 1917 में। ठीक है ना। मोनार्ची सिस्टम जो था उस समय रशिया का फेल हो गया था। मोनार्ची सिस्टम जो था, जब सोशलिस्ट ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है ना, सोसाइटी में, तो मोनार्ची सिस्टम जो फेल हो गया। और मोनार्ची सिस्टम फेल होने के कारण, ठीक है ना, ये रशियन रिवॉल्यूशन का जो हम बात करते हैं, मोनार्ची सिस्टम फेल होने का ही कारण है। ठीक है ना। रशियन रिवॉल्यूशन के कारण मोनार्ची सिस्टम वहां का फेल हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं कि रशियन एम्पायर में कैसा कैसा विस्तार हुआ। ठीक है ना। जब मोनार्ची सिस्टम खत्म हुआ तो रशियन रिवॉल्यूशन आया। तो रशिया का जो एम्पायर था वो 1914 में आपका, उस समय जार निकोलस द्वितीय का उस समय शासन चलता था। ठीक है ना। और इसका एम्पायर था आपका फिनलैंड, लेटविया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। और धीरे धीरे करके इसका जो पार्ट है ये धीरे धीरे फैलता गया। कहाँ तक फैलता गया? ये पैसिफिक एशियन स्टेट्स में भी फैलने लगा। ठीक है ना। जैसे कि आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, और ठीक है ना, ऐसे इन सभी जगहों में इसका फैलाव बढ़ता गया। रशिया में तो था, ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मतलब जो अंधभक्त जिसको कहते हैं, अंधविश्वास, क्रिश्चियन धर्म के लोगों का उसमें मेजॉरिटी था, और जो कुछ अंधविश्वास प्रोपेगेंडा पर विश्वास करते थे। ठीक है ना। अब वी विल डिस्कस इकोनॉमिक सोसाइटी। उस समय का इकोनॉमिक सोसाइटी क्या था? ये तो पार्ट रहा आपका कि उस समय रशियन एम्पायर था, तो जार निकोलस द्वितीय के समय कितना दूर तक फैला हुआ था। अब देखते हैं उस समय का इकोनॉमिक सोसाइटी किस टाइप का था। ठीक है ना। सो स्टार्टिंग में जब 20th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग की बात अगर हम करते हैं, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो रशिया का पॉपुलेशन जो था, ठीक है ना, एग्रीकल्चर पर डोमिनेटेड था। उस समय ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर का काम करते थे, कृषि का काम करते थे। ठीक है ना। तो जो कि अपना जमीन में जो भी उपजाते थे उसको मार्केट में ले जाते थे, और कुछ जो वस्तुएं थी वो अपने सेल्फ नीड के लिए
उपयोग करते थे। ज़्यादातर लोग कृषि का काम करते थे और कुछ अपना पर्सनल यूज के लिए काम यूज करते थे और बाकी जो बचता था उसको मार्केट में सेल करते थे। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया। उस समय का जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को ये बहुत ही फेमस था, बहुत ही चर्चित था। क्राफ्ट्समैन आप बात करते हैं, ये तो एक एग्रीकल्चर की बात हुई, ठीक है ना। उस समय क्राफ्ट्समैन भी थे, ठीक है ना, क्राफ्टिंग का काम करते थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। क्राफ्ट्समैन उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का काम करते थे, लेकिन उनका बिजनेस नहीं चलता था। कारण ये है कि उस समय बड़े बड़े फैक्ट्री खुल चुके थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण बड़े बड़े फैक्ट्री खुल चुके थे, इसीलिए क्राफ्ट्समैन का जो बिजनेस था वो प्रभावित हो रहा था। ठीक है। तो उस समय होता क्या था, जो क्राफ्ट्समैन का काम जहां होता था, ठीक है ना, वहीं पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते थे। इसी कारण ये क्राफ्ट्समैन का जो प्रोडक्शन है, जो इनका प्रोडक्ट है, ये प्रभावित होता था, मार्केट में सेल नहीं हो पाता था। ठीक है। 1819 की बात है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज सेटअप किए गए। 1890 के दशक में फैक्ट्रियों की संख्या, फैक्ट्री का तादाद बढ़ता गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। फैक्ट्री बढ़ता गया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता गया। ठीक है ना। लार्ज फैक्ट्रीज में सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट। जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज थे उनको गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट को वहां से मुनाफा मिलता था और उस समय का गवर्नमेंट प्रॉफिट ओरिएंटेड था। ठीक है ना। गवर्नमेंट जो था वो प्रॉफिट ओरिएंटेड था, इसीलिए उनको जो लार्ज फैक्ट्रीज थे उनसे मुनाफा मिलते थे, इसलिए उसको सुपरवाइज करता था। जबकि क्राफ्ट वर्क में उनको उतना ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाते थे। और जो गवर्नमेंट क्या सुपरवाइज करता था कि कम वेजेस में और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क में ज्यादा प्रोडक्शन। गवर्नमेंट सुपरवाइज करता था, उनको मिनिमम वेज देना पड़े, समय में काम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। वर्कर्स वे डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स एंड स्किल्स। उस समय के जो वर्कर्स थे वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। उस समय के जो वर्कर्स थे वो उस समय सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे। ठीक है ना। और सभी का जो डिवाइड था, जो ग्रुप था, वो स्किल पर भी डिपेंड करता था। स्किल में आपका हाईली स्किल ग्रुप था, ठीक है ना, हाईली स्किल ग्रुप, सेमी स्किल ग्रुप और अनस्किल ग्रुप। हाईली स्किल ग्रुप जो बहुत ज्यादा ट्रेंड थे, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज थी प्रोडक्शन का, इंडस्ट्री का, ठीक है ना, ये जनरली होता है आपका अफसर रैंक में आता है। सेमी स्किल में आपका वर्कर्स ग्रुप आता है, जो इंजीनियर्स वगैरह इस सेमी स्किल्स में आते हैं, और अन स्किल्स में आपका लेबर वगैरह सब आता है, जिसको स्किल की अपने स्किल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जो बोला जाए वही करेंगे। ठीक है ना। ये तीन कैटेगरीज में बटा हुआ था उसमें स्किल में। ठीक है। डिस्पाइट ऑफ डिविजन्स, वर्कर्स यूनाइटेड टू स्टॉप वर्क when they disagreed with the employers about the dismissal of work condition। देखिए, हालांकि उस समय डिवीजन तो था, उस समय डिवीजन ऑफ ग्रुप था, ऑफ सोशल ग्रुप, डिवीजन ऑफ सोशल ग्रुप था, लेकिन फिर भी वर्कर्स में यूनिटी था। वर्कर्स में क्या था? यूनिटी था। वर्कर्स में यूनिटी था। अगर उनको काम को डिसमिस करना है, या तो काम अगर उनको पसंद नहीं आया, या तो काम में उसको ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, या तो किसी तरह का सप्रेस किया जा रहा है, तो वे एक होकर, एकजुट होकर उसका विरोध करते थे उस समय। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो पीजेंट्स थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, वो ज्यादातर खेतों में काम करते थे, कृषि का काम करते थे, लेकिन ज्यादातर जो खेत था, ज्यादातर जो फील्ड था, वो नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के हाथों में था। ठीक है ना। नोबिलिटी जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं नोबिलिटी के बारे में। ठीक है ना।
जो ग्रुप है, नोबिलिटी ग्रुप है, क्राउन ग्रुप है और ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है ना। इन लोगों के पास ज़्यादातर जमीनें थी, लेकिन किसान जो थे खेती करते थे। कोई जिनके पास अपना जमीन होता था वो अपने जमीन में खेती करते थे, लेकिन बहुत कम ही लोगों के पास अपना जमीन होता था। और मोस्टली जो जमीन या तो लैंड्स या खेत कहेंगे वो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उनके पास होता था, या नोबिलिटी के पास होता था, या क्राउन के पास होता था, ठीक है। Noble got power and position through their services to the Tsar. In Russia, peasants wanted the land of nobles. रसिया में देखिए जो नोबल्स के पास जो पावर था, पोजीशन था, ठीक है ना। नोबल्स के पास पावर था और पोजीशन था, क्योंकि ये अपर ग्रुप में थे, हायर ग्रुप में थे। लेकिन रसिया में जो जार निकोलस के समय, ठीक है ना, रसिया में किसानों को उनका हक दिया जाने के लिए लड़ाई लड़ा गया, उनके लिए उनका विरोध किया गया। उसमें उनका डिमांड था कि नोबल के हाथों में जो जमीन है वो पीजेंट्स को दे दिया जाए। तो इस तरह से ये इकोनॉमी और सोसाइटी की बात है। ये उस समय का 20th सेंचुरी के बिगिनिंग की बात है। ये उस समय रसिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था और ये सोसाइटी सिस्टम था वो ये रहा। अब हम लोग आगे देखते हैं सोशलिज्म इन रसिया में किस तरह से सोशलिज्म डेवलप किया। समाजवाद की जो भावना है, समाजवाद का जो गठन हुआ रसिया में, किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता गया लोगों में। पॉलिटिकल पार्टी इन रसिया वर लीगल बिफोर 1914। रसिया में पॉलिटिकल पार्टी को लीगल माना गया था, ठीक है ना। 1914 के पहले, 1914 से पहले रसिया में पॉलिटिकल पार्टी लीगल था, ठीक है। और 1898 की बात करते हैं। 1898 सोशलिस्ट फाउंडेड द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है ना। ये 1898 की बात है। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया, जो कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे आप लोग। कार्ल मार्क्स के आइडिया पर आधारित था। कार्ल मार्क्स के आइडिया पर आधारित था कौन? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। तो सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड्स पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। देखिए कुछ सोशलिस्ट, रशियन सोशलिस्ट जो थे, कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि अगर पीजेंट्स के पास जो जमीन है उसको अगर पीरियडिकली चेंज किया जाए, कहने का मतलब अगर 10 किसान हैं, ठीक है ना, 10 पीजेंट्स हैं, इसमें से 10 पीजेंट्स के पास जमीन है, ठीक है, और 10 पीजेंट्स के पास जमीन नहीं है, ठीक है। तो 10 पीजेंट्स अगर एक बार खेती करते हैं तो अगला टाइम, नेक्स्ट टाइम में ये अगला जिसके पास जमीन नहीं है उनको खेती करने के लिए दिया जाए। कहने का मतलब एक दूसरे को लेकर के चलना, या तो काम का और जमीन का हिस्सेदारी करना, इसे न मतलब सभी कोई का विकास हो सकेगा, ऐसा मानना था आपका रशियन सोशलिस्ट का। और ऐसे में जो सोशलिस्ट की भावना है, जो समाजवाद की भावना है रसिया में, ये विकास करेगा और लोगों का कोई भी लोग वहां पर किसी के पास कुछ कमी नहीं रहेगी, ऐसा मानना था, जो कि मार्क्स के आइडिया पर आधारित था, ठीक है। अब पूरे 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी सोशलिस्ट पर एक्टिव जो सोशलिस्ट थे तो पूरे 19th सेंचुरी में पूरी तरह से एक्टिव थे, ठीक है। कंट्री साइड एंड फ्रॉम द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। पूरे 19th सेंचुरी में सोशलिस्ट पूरे एक्टिव थे, पूरे कंट्री साइड में, जहाँ पर पीजेंट्स वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, ठीक है ना। और सोशलिस्ट जो है वो विशेषकर पीजेंट्स के हित में ही काम कर रहे थे, ठीक है। द पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट, जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। किसके हित पर काम कर रही थी? ये पीजेंट्स के राइट्स, पीजेंट्स का क्या राइट होना चाहिए, उनका क्या अधिकार है, उनको क्या
जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, इस पर काम कर रही थी। एंड डिमांडेड लैंड बिलोंगिंग नोबल्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। अब जो जमीन नोबल्स के पास थी, चर्चेस के पास थी, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च की बात करते हैं हम, ठीक है ना, और जो क्राउन के हाथों में थी, तो जनरली नोबल के पास जो जमीन थी वो इनको मिल जाना चाहिए, किसानों को मिल जाना चाहिए। इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रेटेजी था, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रेटेजी था और उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पार्टी का डिवाइड किया गया था, अलग अलग भागों में बांटा गया था। अलग अलग जगह का समस्याएं अलग अलग थी और अलग अलग समस्याओं के लिए पार्टी को डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर लेनिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने व्लादिमीर लेनिन जी का, ठीक है ना। व्लादिमीर लेनिन के अनुसार इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रसिया, the party should be disciplined and should control the number of quality and its member, ठीक है ना। ये व्लादिमीर लेनिन के आधार पर, उनके विचार के हिसाब से, ठीक है ना, इनके विचार के हिसाब से इनका मानना था कि पार्टी जो पार्टी होना चाहिए वो एक अनुशासित पार्टी होना चाहिए और इसके जो मेंबर हैं, ठीक है ना, पार्टी में कंट्रोल होना चाहिए और इसका मेंबर जो है, मेंबर और क्वालिटी इसका निर्धारित होना चाहिए। इसमें एक गुण होना चाहिए, एक विशेषता होना चाहिए और एक निश्चित मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। मेंशविक थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। और मेंशविक जो थे, मेंशविक के विचार के अनुसार, ठीक है ना, मेंशविक विचारधारा के अनुसार पार्टी सबके लिए खुला हुआ होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ठीक है ना, पार्टी सबके लिए ओपन होना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रसिया का जो सोशलिज्म का जो सोशलिज्म व्यू था वो किस तरह से डेवलप किया। इसमें बहुत सारे लोगों ने, जैसे इसमें हमारा मार्क्स आइडिया को फॉलो किया गया, व्लादिमीर लेनिन के आइडिया को फॉलो किया गया, मेंशविक के आइडिया को फॉलो किया गया। इस तरह से रसिया में सोशलिज्म का विस्तार हुआ। हम देखते हैं ए ट्रिबुलेंट टाइम। एक ट्रिबुलेंट टाइम करने का मतलब एक उथल-पुथल का समय, ठीक है ना। 1905 का रिवॉल्यूशन जो हुआ था, ठीक है ना, इस समय वहाँ की स्थिति बहुत ही उथल-पुथल हो चुकी थी, क्योंकि 1905 के बाद आपको पता है पहला विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 में, ठीक है ना। तो विश्व युद्ध होने से पहले वहाँ की स्थिति जो थी वो उथल-पुथल हो चुकी थी, विश्व युद्ध के कगार में आ चुकी थी। कैसे आई थी? सो लेट अस सी अबाउट द रिवॉल्यूशन टाइम, जो 1905 रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी, ठीक है ना, रसिया जो था ऑटोक्रेसी था। एंड इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द जार निकोलस नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। रसिया जो था अब तक 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक क्या था? ऑटोक्रेसी था और वहां पर अभी तक पार्लियामेंट नहीं बना था। 1905 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, 1905 के रिवॉल्यूशन के समय रसिया अलॉन्ग विद द सोशल डेमोक्रेट्स, रसिया और जो सोशल डेमोक्रेट्स थे और जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो थे, इन लोगों ने मिलकर किसके साथ? पीजेंट और वर्कर के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया। इन लोगों ने, अभी तक यहाँ पर ऑटोक्रेसी था, लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, ये सभी मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया, ठीक है ना। फॉर रशियन वर्कर्स बेड टाइमिंग स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1904 एज जो रशियन वर्कर्स थे, इनके लिए बुरा समय आ चुका था, बुरा समय का दौर शुरू हो चुका था 1904 के समय, ठीक है ना। 1904 में
वर्कर्स के लिए बुरा समय शुरू हो गया था। बुरा समय क्या था? उस समय का जो जरूरत की जो वस्तुएं थी, जो एसेंशियल गुड्स था, उसका प्राइस क्या था? वो बढ़ गया था। जो जरूरत, जैसे कि हमारा दैनिक जो जरूरत की वस्तु क्या होती है? दाल, चावल, नमक, रोटी, आटा, ठीक है ना, कपड़ा, ये जरूरत की चीजें होती है जो हमें डेली हमको यूज करना पड़ता है, जिसकी आवश्यकता हमको प्रतिदिन होती है। तो वैसे वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि हो गई, ठीक है ना, वैसे वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि हो गई। और उनका जो वेजेस था, वो काम करते थे, ठीक है ना, तो उनको जो वेजेस मिलता था, उनके प्राइस में 20% डिक्लाइन हो गया। उनके प्राइसेस में 20% डिक्लाइन हो गया, मतलब घट गया, 20% घट गया, ठीक है ना। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। अब जब जो जरूरत की वस्तुएं हैं, उसका प्राइस बढ़ गया, उसका प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एसेंशियल गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। और वेजेस क्या हो गया? वेजेस 20% डाउन हो गया। एसेंशियल गुड्स राइज अप किया और उनका वेजेस डाउन हो गया। जीना मुश्किल होगा, लोगों को ऑब्वियसली जीना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, वर्कर्स लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। और उनका डिमांड था कि जो वर्किंग डेज है, ठीक है ना, वर्किंग डेज में रिडक्शन हो, मतलब कमी हो। जो 8 आवर्स, ठीक है ना, वर्किंग डेज में 12 आवर, कभी कभी ज्यादा काम करना पड़ता था लोगों को, वर्कर्स को ज्यादा काम लिया जाता था, तो उसको घटा के 8 आवर्स करने का डिमांड किया गया। और जो एन इंक्रीज इन वेजेस एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, उनका जो वेजेस था, ठीक है ना, जो 20% डिक्लाइन किया गया था, उसको बढ़ाया जाए, ऐसा इनका डिमांड था। और उनका जो कंडीशन था, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये वर्कर्स का डिमांड था। इसके लिए इन लोगों ने स्ट्राइक किया था। द प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस। तो इन लोगों ने जो स्ट्राइक किया था, ठीक है ना, इन लोगों ने जो प्रोसेशन निकाला था, इसको पुलिस ने अटैक कर दिया इन पर। और इसी घटना को ब्लडी रिवॉल्यूशन, मतलब खूनी संग्राम, खूनी क्रांति भी कहते हैं हम लोग, इसको ब्लडी रिवॉल्यूशन कहते हैं या खूनी क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना। The Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और ड्यूमा, ठीक है। तो जार ने बाद में एक पार्लियामेंट बनाया जिसका नाम ड्यूमा रखा गया, DUMA, जिसको ड्यूमा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इस इंसिडेंट के बाद जो ब्लडी रिवॉल्यूशन हुआ, ब्लडी रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट किया गया, जो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट बनाया गया, उसको ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। और ये बनाया था जार निकोलस द्वितीय ने। After 1905, most committee and unions worked unofficially since they were declared illegal. जो 1905 में जो अनऑफिशियली काम करते थे, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, उनको इलीगल माना जाने लगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ये 1905 रेवोल्यूशन की बात है। तो उस समय का स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब उथल पुथल रहा। एक तरफ पार्लियामेंट नहीं था, दूसरी तरफ वर्कर्स लोग और सोशलिस्ट लोग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करने लगे, दूसरी तरफ प्राइस बढ़ने लगा, तीसरी बात वेजेस लो हो गए, ठीक है ना। चौथी बात जब प्रोसेशन किया इन लोगों ने, जो स्ट्राइक किया, तो पुलिस ने उन पर हमला कर दिया, जिसको हम लोग ब्लडी रिवॉल्यूशन के नाम से ब्लडी रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, खूनी क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जार निकोलस ने एक पार्लियामेंट का गठन किया, जिसको हम लोग ड्यूमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। इसके बाद देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद रशियन एम्पायर किस तरह से प्रभावित होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1914 की बात है, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था हमारा? 1914 को हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 को हुआ था। दो अलायंस के बीच में होता, दो यूरोपियन अलायंस जो थे। पहला अलायंस था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, और दूसरा था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। ये दोनों के बीच में पहला युद्ध छिड़ा था।
दिस वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो वार बिकम पॉपुलर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ये बहुत ही पॉपुलर हो गया, ठीक है ना। एज इट कंटिन्यू द जार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज ऑफ ड्यूमा। जैसे ये जो युद्ध था, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध था, ये कंटिन्यू रहा और कंटिन्यू रहने के बाद क्या हुआ ना, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा का जो पार्टीज था, ठीक है ना, मेन पार्टीज था, उस पर संपर्क करना उन्होंने छोड़ दिया और इसी तरह से उनका सपोर्ट जो है कमजोर पड़ने लगा, ठीक है ना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज डिफरेंट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो डिफरेंट था और वेस्टर्न फ्रंट का जो वर्ल्ड वॉर था वो डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस था। बिटवीन 1914 टू 1916 रशियन आर्मी लॉस्ट बैटली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। बात है 1914 से 16 की बात, रशियन आर्मी बहुत बुरी तरह से उसको क्षति का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या किया, रशियन आर्मी जो क्रॉप्स थे, बिल्डिंग्स थे, इस सब को डिस्ट्रॉय करने लगे ये लोग, ठीक है ना। और ताकि जो वहाँ के जो मतलब लिविंग रहने वाले लोग थे उनको मतलब अगर क्रॉप्स नहीं होगा तो वहाँ का रहन सहन में मतलब परिवर्तन होगा, रहन सहन में क्षति पहुंचेगी, लोगों को परेशानी होगी। इसलिए उन लोगों ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है ना, वहाँ का बिल्डिंग्स को, वहाँ का क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने लगा उन लोगों, ठीक है ना। द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स इंडस्ट्रियल गुड्स। और जो कंट्री था, ठीक है, वो कट ऑफ हो गया, दूसरे जो देश थे उससे उनका नाता टूट गया, उनका जो संबंध था वो टूट गया, ठीक है। जर्मनी कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी, जो बाल्टिक सी के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता था, ठीक है ना, जो सप्लायर्स इंडस्ट्रियल गुड्स, ये सब सारा जो कनेक्शन था ये टूट गया। रेलवे लाइंस टूट गए, रेलवे लाइन से जो संपर्क हो पाता था वो भी ब्रेक डाउन हो गया 1960 तक, ठीक है ना। और जो सिटीज के पीपल थे, शहरों के जो लोग थे, उनके लिए ब्रेड मतलब रोटी और आटा मतलब रोटी खाना ये सब मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए जुगाड़ कर पाना, ठीक है ना। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड एंड सोप्स वे कॉमन। और 1916 तक की बात है, 1916 तक में मतलब खाना के लिए, रोटी के लिए राइट करना मतलब लूट करना या लड़ाई करना, इसको एक आम बात हो गई थी उस समय, ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। ये अर्थव्यवस्था को इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिकल स्टेटस को इफेक्ट पड़ा, सोसाइटी को भी इफेक्ट पड़ा। और इसी तरह से हमारा रशियन रेवोल्यूशन जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। ओके, सो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।